ट्वेल्थ में कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो नहीं हुई, कुछ सोचा था वो नहीं हुआ, कुछ ग्रजेस रहे, मगर उस ग्रज ने मेरी लाइफ को एक ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन दी कि सर मैंने हर चैलेंज को एक मोटिवेशन की तरह लिया। तो सर मुझे प्राउड फील होता है कि मैं उस गांव से आता हूं जहां बिजली नहीं थी, मैं उस गांव से आता हूं जो काफ़ी दूर है, और सर यही चीज़ मेरे में मोटिवेशन भरता रहा। मेरे अंदर सर थोड़ी सी आग थी और सर ये सब पेट्रोल की तरह एक्ट किया, और सर चिंगारी से सर वो वाइल्ड फायर बन गई, और सर आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। हार्ड वर्किंग रहती है ये जर्नी, और मेहनत तो सर लगती है, मगर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये मॉक ड्रिल जितना भी ये चलता है। बस हमें एक माइंड में डेडिकेशन हो, पैशन हो, और हम हार्ड वर्किंग हो और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखी जाए तो गोल अचीव हो सकता है। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक टुडे में आज हमारे मेहमान हैं यूपीएससी के एक और क्वालिफायर सुचित्र शर्मा जी, जो कि जम्मू से दूर एक गांव है जिसका नाम है सिलेड़, बिश्ना के पास ये गांव पड़ता है, वहाँ पे रहते हैं। एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इंस्पिरेशन है हम सब के लिए जो अक्सर फैसिलिटीज़ की कंप्लेंट करते हैं। गांव की जो सादा ज़िंदगी होती है उस ज़िंदगी को अपनाकर इन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई किया है और बहुत ही अच्छी रैंकिंग के साथ इन्होंने 146 इनका रैंक जो है वो आया हुआ है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी उम्र जो है वो सिर्फ 22 साल है। हाल ही में इन्होंने जीजीएम साइंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी जो है वो क्वालिफाई किया। सुचित्र जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ासकर मैं अभी जब आपके इस गांव की तरफ आ रहा था तो अपने लेफ़्ट और राइट में देख रहा था कि एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, एक छोटा सा स्कूल भी मुझे यहाँ पे दिखा। तो शहर की वो जो जगमग ज़िंदगी होती है उससे काफ़ी दूर एक पुरसुकून ज़िंदगी जो है आप बिता रहे हैं। थोड़ा सा आप बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, किस तरह से आपका एक ख्वाब बना कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे, कब आपने तैयारी शुरू की, और थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड भी आपकी पता चले। सर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों टीचर हैं, तो ऑब्वियसली सर उन्होंने हमेशा ऐसा ही रखा कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। और सर गांव से बिलोंग करता हूं तो सर हौसले काफ़ी दृढ़ हैं, करना है, डेडिकेशन है, पैशन है, पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट है सर। और सर मेरी सर जर्नी स्टार्ट सर जो मेरी प्रिपरेशन थी वो सर मेरे कॉलेज टाइम से हो गई सर। मुझे आज भी सर वो डेट याद है जब मैंने इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया जहाँ से मैं कोचिंग लेता था, 17 जुलाई 2017 में सर। तो सर तब से ये मेरी जर्नी है। हालांकि अटेम्प्ट मेरा तो सर एक भी नहीं था, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही था जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, बट सर मेहनत काफ़ी पिछले साल की थी और काफ़ी सबकी मेहनत थी सर मेरे साथ। मुझे लगता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो टीचर हैं, तो इससे बेटर एक टीचर के लिए मैं कहूँगा कि जिसे हम कहते हैं फल, तो ये उनके लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा फल होगा उनकी ज़िंदगी का कि जब वो अपने दूसरों के बच्चों को पढ़ाते थे, वहीं उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि शायद हर माँ बाप ये ख्वाब देखते हैं कि आज आपने जो किया है, हर किसी का ये सपना रहता है, हर माँ बाप का ये सपना रहता है कि वो इस मंजिल तक जो है वो पहुँचे। ये जो आपने हाल ही में ग्रेजुएशन की साइंस कॉलेज में, थोड़ा सा सब्जेक्ट्स वगैरह मैं जानना चाहूँगा और ख़ासकर यूपीएससी में आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो किस तरह से रहे, और यूपीएससी का जो आपका इंटरव्यू था आप फर्स्ट टाइम फेस कर रहे थे। मैंने इससे पहले और भी जो यूपीएससी क्वालिफायर्स हैं उनसे बात की, किसी का सेकंड अटैम्प्ट, किसी का फिफ्थ अटैम्प्ट। तो ये जो रूटीन बनती है अटैम्प्ट्स की, उसमें जो इंटरव्यू फेस करता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, उसे पता होता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरह से एक किस्म का मॉक ड्रिल जो है वो हो जाता है। लेकिन आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था और 22 साल की उम्र तो बहुत छोटी सी उम्र होती है, तो किस तरह से आपने ये सब किया? सर साइंस कॉलेज से जर्नी स्टार्ट हुई सर, वहाँ से पढ़ाई की। कम थोड़ा सर पहले साल तो ठीक रहा, कम अच्छा रेगुलर जाता था सर, मगर सर तैयारी भी करनी थी तो टीचर्स ने काफ़ी साथ दिया। काफ़ी एब्सेंट रहा कॉलेज में, मगर वो एब्सेंट जो था आज यहाँ पे प्रेजेंट है जो, वो काफ़ी अच्छा रहा। ऑन एंड ऑल सर हार्ड वर्किंग रहती है ये जर्नी, और मेहनत तो सर लगती है, मगर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये मॉक ड्रिल जितना भी ये चलता है। बस हमें एक माइंड में डेडिकेशन हो, पैशन हो, और हम हार्ड वर्किंग हो और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रखी जाए तो गोल अचीव हो सकता है। कुछ सर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है,
करने वाले भी इंसान ही हैं, मैं भी इंसान हूँ। अगर मैं छोटी सी उम्र में कर सकता हूँ तो एक मेरे से बड़ा इंसान जो डेडिकेशन शो करे तो वो सर मेरे से अच्छा रैंक ला सकता है। बस सर खुद में फेथ हो, पेरेंट्स का साथ हो, इन्वायरमेंट पॉजिटिव मिले तो सर पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस रहता है साइंस कॉलेज का, जैसे आपने कहा कि आप साइंस कॉलेज जाते थे, अप डाउन करते थे डेली। तो किस तरह से आपका दिन की शुरुआत कैसे होती थी? शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जाते थे, थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँगे? सर जो स्टार्ट थी पहले साल, जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे सर मेरी अपग्रेडेशन होती गई। तो सर बिगिनिंग में तो सर व्हीकल तो दिया नहीं घर वालों ने, क्योंकि काफ़ी सिक्योर वो चाहते थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मैं जाऊँ। साथ में सर मेरी कोचिंग स्टार्ट थी, तो सर मैं सुबह कॉलेज के लिए 8 बजे 7:30 बजे निकल जाता था। तो 9 बजे कॉलेज होता था। सर कॉलेज ख़त्म करने के बाद सर मेरी 5 से 7 का बैच रहता था एसआर कॉलेज ऑफ कंपटीशन गांधीनगर में। सर वो ख़त्म करके जब मैं ख़त्म करता था तो तब तक जो मेरे भैया थे वो मुझे लेने पहुंच जाते थे वहाँ पे एसआर कॉलेज में। तो ये 5-6 महीने तो सर फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा रहा। सेकंड सेमेस्टर में सर कुछ अलग से स्ट्रैटेजी अपना ली। सुबह जल्दी जाना स्टार्ट कर दिया। घर से 5:30 बजे निकलना पड़ता था। सर 6 बजे तक निकलना पड़ता था और 7 बजे क्लास होती थी। तो डिस्टेंस काफ़ी है सर, अप डाउन जो है वो टोटल 50 किलोमीटर है। सर ऐसे तो ये डिस्टेंस सुनने में इतना ज़्यादा लगता नहीं है, मगर सर वो तंग रोड से निकलना, फिर ट्रांसपोर्ट्स को चेंज करना, पहले बस से जाना डायरेक्ट, और जब वापस आना पहले मैटाडोर में सफ़र करना, सर फिर से मैटाडोर चेंज करनी या ऑटो में आना, सर वो काफ़ी दिक्कत वाला टाइम रहता था। तो सर जैसे जैसे हुआ तो सर पहले तो सर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया 1 साल। सर जैसे दूसरा साल आया तो सर घर वालों ने बाइक दी, तो सर बिश्नाह टाउन तक जो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ सर मैं बाइक तक जाता था, वहाँ से मैटाडोर लेता था और सुबह क्लास अटेंड करता था और शाम वाली भी क्लास लगाता था, और सर लेट नाइट ही पहुँचता था सर घर में। तो सेकंड जब 2 साल हो गए तो सर ये माइंड में बना लिया कि अभी हो सकता है जम्मू में रह के, आसान है, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं और सब पॉसिबल है। फेथ शो किया जाए अपने में, घर वालों का कॉन्फिडेंस मेरे पे था, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी ये फाइनल है। तो जब फाइनल था तो सर यहाँ पे काफ़ी लाइट की दिक्कत रहती थी। 2 महीने सर मेरे काफ़ी वेस्ट चले गए पिछले 2 सालों में। सर अप्रैल से लेके जून जुलाई अगस्त तक का टाइम काफ़ी ह्यूमिड रहता है, और सर वो भी टाइम था सर, ज़्यादा मैं फेंकूँगा नहीं सर, ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करूँगा चीज़ों को। वो 2 हफ्ते का टाइम जब काफ़ी दिक्कत हुई पढ़ने में, जब मेरा लास्ट ईयर था 2019 वाला, जब मेरा साल स्टार्ट हो गया था कि मैंने अगला अटेम्प्ट देना है, तो कुछ टाइम मैंने सर 2 हफ्ते गाड़ी में पढ़ा। सर मैं काफ़ी कंजूस किस्म का इंसान हूँ, तो घर वाले बोलते थे कोई नहीं तू पढ़, तो सर गाड़ी ऑन करके एसी लगा के पढ़ते थे। पापा अंदर सोते थे गर्मी में, मम्मा मेरे साथ पीछे होते थे गाड़ी में। गाड़ी सर हमारी बेली में सर, जहाँ पे हमने अपने गाय वगैरह रखी हैं सर, वहाँ पे। तो सर रात को 3-4 बजे तक पढ़ना वहाँ पे, 7-8 घंटे गाड़ी में बिताने। तो सर ये भी फेज़ आता है लाइफ में, और सर सिर्फ मेरा नहीं, हर बच्चा स्ट्रगल करता है, और हर एक की स्ट्रगल यूनिक है, बस हमें उसको रियलाइज़ करना है कि ये स्ट्रगल है। तो सर जब लास्ट ईयर था तो कार मिल गई सर, क्योंकि छोटी सिस्टर थी, उसको भी कॉलेज छोड़ना था, तो उसकी सेफ्टी के लिए कार थी। तो सर वहाँ से सर सुबह मैं जल्दी निकलता था, लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे कुछ क्लासेस अटेंड करता था। कॉलेज में टीचर्स काफ़ी अच्छा थे सर, मेरा काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, सपोर्टिव थे। प्रैक्टिकल क्लासेस सर मैं अटेंड नहीं करता था, तो टीचर्स प्रॉक्सी टाइप लगा देते थे सर मेरी, तो उनका सर मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ। तो लाइब्रेरी में सर मैंने लास्ट साल अपना लाइब्रेरी में किया, और सर लास्ट में कोविड रहा, तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा जो पॉजिटिव हुआ मेरे साथ वो कोविड की वजह से हुआ। दुनिया में तबाही और मेरी ज़िंदगी जन्नत बन गई सर कोविड की वजह से। यकीन जानिए, जितने भी यूपीएससी के क्वालिफायर्स होते हैं, उनके साथ जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं हर एक कैंडिडेट की अपनी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है। आपकी भी जैसे स्टोरी अगर देखें तो बड़ी ही बेसिक और साधारण ज़िंदगी जो है आपने बिताई है, और फिर किस तरह से आपने स्ट्रगल किया है अपने इस गोल को अचीव करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गाँव, आपने इस सवाल का थोड़ा सा जिक्र तो किया, लेकिन थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा। गाँवों की ज़िंदगी जो है बड़ी साधारण होती है, फैसिलिटीज़ की कमी तो रहती है। आपने बिजली के बारे में अभी बताया कि बहुत सारे कट्स रहते थे। शहरों में बड़ी चमचम करती हुई ज़िंदगी होती है, लोग बहुत बिज़ी रहते हैं। तो ऐसे में अक्सर हमने देखा है कि लोग कंप्लेंट करते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। तो ये इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया आपने? सर मेरा ये था कि मेरी लाइफ को लेके काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच रही, क्योंकि सर कुछ इंसिडेंट्स थे जब एक्सपेक्टेशंस नहीं बंदे की मीट कर पाता, तो
आदमी जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक अलग डायरेक्शन से देखता है। तो सर 12th में कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो नहीं हुई, कुछ सोचा था वो नहीं हुआ, कुछ ग्रजेस रहे, मगर उस ग्रज ने मेरी लाइफ को एक ऐसी पॉजिटिव डायरेक्शन दी कि सर मैंने हर चैलेंज को एक मोटिवेशन की तरह लिया। तो सर मुझे प्राउड फील होता है कि जब मैं बोलता हूँ सर, ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर कि मैं उस गांव से आता हूँ जहाँ बिजली नहीं थी, मैं उस गांव से आता हूँ जो काफ़ी दूर है, और सर यही चीज़ मेरे में मोटिवेशन भरता रहा और मैं हर एक चैलेंज को मोटिवेशन करता रहा। मेरे अंदर सर थोड़ी सी आग थी और सर ये सब पेट्रोल की तरह एक्ट किया और सर चिंगारी से सर वो वाइल्ड फायर बन गई और सर आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो कहीं न कहीं हम देखें तो एक मौका अब आपको मिला है जहाँ पे ये जो कंप्लेंट्स है आपके गाँव की, आपके बाद भी बहुत सारे बच्चे यहाँ से कोशिश करेंगे कि आप उनके लिए एक रोल मॉडल बने, तो उनको वो फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कराएँगे? सर पूरी मैं कोशिश करूँगा, मेरी तरफ से यही था कि सर एक गाँव का बच्चा गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एस्पायर करता है। यूजुअली ये शहर के बच्चों में नहीं देखा जाता क्योंकि उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनकी डिमांड्स अलग हैं, सब कुछ ही अलग है। एक गाँव का बच्चा स्ट्रगल करता है उस गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए, क्योंकि सर वो सोचता है कि मैं उस जगह आके उस जगह उस चीज़ को चेंज कर सकता हूँ। तो सर सेम वो मेरा था और सर यही है कि जितना मैं अपने गाँव वासियों के लिए, जम्मू वालों के लिए कर सकूँ, एक इंस्पिरेशन बन के उभरा सर ये मेरा। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक छोटे से 22 साल के लड़के को ये इस काबिल समझा कि वो उसकी इंस्पिरेशन है। सर बाकी हर चीज़ पॉसिबल है और अगर मैं सर्विस में आया तो ज़रूर सर इस चीज़ को हल करने का, इसका सल्यूशन ढूँढने की पूरी ट्राई करूँगा। फैमिली सपोर्ट का आपने ज़िक्र किया, मुझे ये बताएँ कि आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव रही? इसके अलावा मुझे कुछ ये इन्फॉर्मेशन मिली है आपकी कज़न हैं, सिस्टर शायद वो आईआरएस हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो आईएएस हैं, तो वो कितना एक आपके लिए वो मेंटोरशिप जो थी, वो गाइडेंस उनकी जो थी, वो कितना काम आई आपके? सर पहले तो ये रहता है कि आपको बनना क्या है लाइफ में। सर एक पाथ नहीं क्लियर हो पाता लाइफ में। 10th-12th के बाद ग्रेजुएशन में बच्चे काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, वैसिलेट करते हैं अपने गोल्स को लेकर। तो सर वो चीज़ मेरे साथ नहीं थी क्योंकि मेरी दीदी वो प्रयाति शर्मा हैं, सर वो भी आईआरएस हैं, उनका रैंक 136 था। मैं गर्व से कहता हूँ वो मेरी सिस्टर हैं, वो मेरी मेंटोर हैं, मैं उनको अपनी माँ की तरह मानता हूँ और काफ़ी सपोर्ट है उनका मेरी जर्नी में। और उनके अलावा मेरे जीजू जी हैं, वो क्रांति कुमार पति हैं सर, वो आईएएस हैं और इस टाइम म्युनिसिपल कमिश्नर तिरुपुर हैं वो, और सर उनका भी काफ़ी योगदान था। सर वो चीज़ें जो वो 5 मिनट अगर एक उस लेवल का इंसान आपको दे जाए जिसने पूरी ज़िंदगी देखी है, तो वो सर वो आपके आने वाले 50 साल चेंज कर सकते हैं। सर सेम मेरे साथ था। हालांकि ये चीज़ें फ़ील करने में टाइम लगता है, मगर वो गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है सर। और सर सीड जो सो किया मेरे माइंड में, वो सर मेरे मामू जी ने सो किया, काफ़ी बचपन में सो किया, जब मुझे सर कुछ चीज़, जब बच्चे को तो पता नहीं होता कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब सर दीदी का क्रैक हुआ तो ये हुआ कि नहीं, अभी ये बात है, मेरा ये क्लियर है, मैं भी करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी उनके घर पे रहता था, उनको देखता था, मेरे साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी। तो सर उन्हीं को देख के मैं चला और सर एक पाथ उन्होंने प्रोवाइड किया। और सर जो गाड़ी का पेट्रोल था वो मेरे पेरेंट्स थे, कभी ख़त्म नहीं हुआ, आज भी है, और सर मेरी टंकी फुल ही रही गाड़ी की। और सर मुझे हर वक्त सर, जबकि आज भी मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं आप इधर बैठा हूँ, मेरा आईआरएस है या कुछ रैंक आया है मेरा, तो इतना फेथ नहीं है मुझे और सर मैं इस सिचुएशन को फ़ील नहीं कर पा रहा। मगर सर उनको देख के ये फ़ील होता है कि शायद मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। अच्छा, एक जज़्बा रहता है लोगों की खिदमत करने का और वो ख्वाब होता है हर किसी का, और जब मौका मिले, अब आपको मौका मिला है, आप लोगों की खिदमत करें, क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी आपकी? किस तरह से आप लोगों की खिदमत करेंगे? सर प्रायोरिटी तो सर सर्विस डिसाइड करेगा, और सर आईआरएस में अगर मैं रहता हूँ तो यही है कि अपनी सर्विस को अच्छे से करूँ, और सर उसके अपार्ट सर्विस के अलावा भी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनूँ। मेरे गांव के लोग जिनके लिए शायद मैं इंस्पिरेशन हूँ, उनका जितना मैं कर सकूँ उतना करूँ, उनको एक गाइडिंग फोर्स दूँ। और भी सर जो भी है सर, जम्मू से हैं, जेएनके से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो सर मैं उनकी पूरी हेल्प करने की ट्राई करूँगा। काफ़ी ये वाला माहौल काफ़ी टेंस है, काफ़ी प्रेशर है, अभी सर टाइम नहीं मिल रहा, तो शायद उनको किसी को रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मगर सर कुछ दिनों में जब भी मैं फ्री हूँगा तो सबके लिए एक स्ट्रैटेजी ज़रूर निकालूंगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजी रही मैंने किस तरीके से इसको क्लियर किया, क्योंकि सर स्ट्रैटेजी का काफ़ी अहम रोल है, किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो सर मैं ज़रूर सबकी हेल्प करना चाहूँगा और एक अच्छा इंसान बन के उभरना चाहूँगा। मेरा अगला सवाल बिल्कुल इसी के साथ जुड़ता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एस्पायरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से उनको टाइम को डिवाइड करना चाहिए? फिर स्टडी मटेरियल जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रहता है? और ख़ासकर हमने आजकल देखा है कि
लोग जो है वो इंटरनेट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि सब्जेक्ट्स को चूज़ करना, उसके बाद उनकी तैयारी करना, किस तरह से इसको डिवाइस करना चाहिए? सर हर चीज़ अवेलेबल है आज इंटरनेट पे, हर मटेरियल अवेलेबल है इंटरनेट पे। और सर एस्पिरेंट्स का जो टाइम डिवीज़न की बात है सर हर एक एस्पिरेंट अपने आप में यूनिक है। हर एक के अपने चैलेंजेस हैं, अपने स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपनी वीकनेसेस हैं। बस हर एस्पिरेंट को उसको रियलाइज़ करना है। और सर एक एवरेज की बात की जाए तो प्रीलिम्स के लिए 7-8 घंटे आई थिंक ये बहुत होते हैं अगर एक साल अच्छे से दिया जाए। प्लस स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो 7-8 घंटे 7 भी हो सकते हैं। स्ट्रैटेजी अच्छी ना हो तो शायद आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े। मेंस काफ़ी कम टाइम रहता है तो उसमें ना चाहते हुए भी आप काफ़ी अच्छी आउटपुट निकाल देते हो। 10 घंटे 11 घंटे विद ब्रेक, कुछ दिन ब्रेक भी लो तो मेंस के लिए ये रहती है। सर इंटरव्यू की तैयारी जो है वो काफ़ी चिल वाली तैयारी है। तो उसमें आपको अपने आप के बारे में जानना है, अपनी स्टेट के बारे में जानना है, अपने पेरेंट्स के बारे में जानना है। तो वो सर मोर और लेस वो पर्सनैलिटी टेस्ट है और वो वर्ड एक्चुअली इस चीज़ को अच्छा डिफ़ाइन करता है। बाकी सर मेरे सब्जेक्ट्स, मेरा ऑप्शनल ज़ूलॉजी था, मेरा बायो बैकग्राउंड है। और सर हर सब्जेक्ट्स की अपनी डिमांड है। और अगर सर एक एस्पिरेंट ये रियलाइज़ कर जाता है कि उसकी वीकनेसेस क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसको किस तरीके से वर्क करना है, तो सर ये चीज़ें कुछ मुश्किल नहीं और हर चीज़ आसान हो जाती है। सुचित्र जी, ये बताएं कि 22 साल की उम्र में यूपीएससी का जब आपने इंटरव्यू फेस किया तो कितना मुश्किल था वो दिन, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा? क्योंकि 22 साल की उम्र में आपको कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी जो है वो नहीं आती है। नर्वसनेस कितनी थी और किस तरह से आपने इंटरव्यू को फेस किया, वो जानना चाहूँगा आपसे। सर इंटरव्यू का तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था। इंटरव्यू के टाइम सर दिल्ली में मेरे मामा जी मेरे साथ थे, उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। और मेरी जो कज़न सिस्टर हैं, मेंटली उन्होंने काफ़ी पॉलिश किया था मुझे कि डरना नहीं है। और सर अगर स्पेसिफिकली और ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा फेथ है भावे वाली माता में और हमारे देवता कालीवीर जी में, जो एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह मैं उनको परसीव करता हूँ, ना कि एक इमेज की तरह। तो सर मेरे इंटरव्यू के टाइम सर बस जब मैं हॉल में जाने वाला था और मैं बाहर बैठा था, वेट कर रहा था कि कब कॉल आएगी और मैं अंदर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाऊंगा, तो सर लास्ट में मैंने सर बस उस पॉजिटिव एनर्जी का इमेजिन किया अपने दिमाग में। और सर जो नर्वसनेस थी, जो सब कुछ था, वो सर सब निकल गया। और सर एक 22 साल के कैंडिडेट के लिए अंदर जाना काफ़ी आसान रहता है, प्लस अगर उसमें कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सर जो इंटरव्यू बोर्ड है वो काफ़ी मैच्योर है, वो आपको बच्चा समझेगा। और सर यही प्लस पॉइंट है कि आप उस चीज़ को छक्का, उस फुल टॉस को छक्के में कर सकते हैं तब्दील, बस कुछ ब्लंडर ना करें। तो सर काफ़ी आसान रहता है, इतना भी आसान नहीं मगर आसान रहता है, स्मूथ रहता है प्रोसेस, अगर आपने कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें की हैं और अगर आप कुछ कन मैच्योरिटी के दिखाते हो, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आपको शेप किया ही जाएगा। अगर आप वहाँ पे कुछ चीज़ें मैच्योरिटी की दिखाते हो तो डेफिनेटली वो आपके बेनिफिट में ही रहेंगी। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम पल। मुझे आप ये बताइए, मैं हर यूपीएससी जो एस्पायरेंट है या जो क्वालिफायर है उससे ये सवाल ज़रूर पूछता हूँ। मुझे ये बताइए कि जब ये रिज़ल्ट क्वालिफाई हुआ, आप कहाँ पे थे, आपको किसने बताया और आपने सबसे पहले किसके साथ ये शेयर किया? सर इतनी मेमोरेबल मोमेंट तो नहीं है ये मेरे लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी मगर रिज़ल्ट वो नहीं आया। मगर फिर भी सर जो हुआ अच्छा हुआ। सर रिज़ल्ट का तो पता था कि आउट होने वाला है, तो 15-20 मिनट ये था कि 6 बजे रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सर 6 बजे मैं पूजा रूम में बैठ गया था, अपने देवी देवताओं को सर माथा टेका। मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, छोटी सिस्टर, वो मेरे पीछे बैठी थी। सर मैं upsc.gov.in को बार बार रिफ़्रेश कर रहा था और वो मेरी सिस्टर यूपीएससी ऑनलाइन को बार बार रिफ़्रेश कर रही थी ताकि कहीं भी रिज़ल्ट आए तो पता चल जाए। तो सर काफ़ी 20 मिनट का प्रोसेस चला। जैसे ही PDF आई क्लिक किया, डायरेक्ट नाम सर्च किया, सर 146 था। तो सर काफ़ी टूटा सर, अंदर से बैठा, इतनी खुशी फील नहीं हुई सर जो होनी चाहिए थी, क्योंकि शायद मैं सोचता था कि वो 3 साल की सेक्रीफाइस वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा डिज़र्व करती थी सर। वो 50 किलो से 75 किलो होना सर वो नॉर्मल विजन से -4 की मायोपिक विजन होना, वो बंदा सर जो कभी घूमता रहता था, वो कभी अंदर बैठ नहीं सकता था, पूरी रात सर बैठे रहना, अपनी शेड्यूल को बिल्कुल चेंज कर लेना। जब गांव के 5 बजे लोग सैर करने जा रहे हैं तब आप सो रहे हो। हालांकि सर मैं उठता सुबह 2 बजे, दोपहर को 2 बजे था, मगर फिर भी सर ये काफ़ी स्ट्रगल का पार्ट था सर जब सर मैं मेंस की पेपर की तैयारी कर रहा था तो सर ये हाल, मतलब हर चीज़ मेरे टेबल पे आती थी, मेरे पेरेंट्स हर चीज़ थी, और मैं सर
उधर ही बैठता था, उधर ही लेटता था सर, सिर्फ बाथरूम तक का सफ़र रहता था मेरा, बेड से और बाथरूम के बीच का डिस्टेंस। काफ़ी दिक्कत रहती थी सर, चलने नहीं होता था सर, मगर सर हर चीज़ पे ऑफ की सर। मेरे प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी सवाल, क्या मैसेज देंगे यंग जनरेशन को, एस्पायरेंट्स को क्या कहेंगे? सर यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, जेके पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, कोई भी हॉबी जो परस्यू कर रहे हैं, पेंटिंग हो, आर्ट हो, कोई भी चीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ को अपने हार्डवर्क से, अपने पैशन से, अपने दिल से परस्यू कीजिए। कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है। अपने लेवल पे स्टैंडर्ड सेट कीजिए और एक एग्जाम्पल के बन के उभरिए। अपने आप के पोटेंशियल को रियलाइज़ कीजिए और नेगेटिविटीज़ को दूर करिए, अपने पॉजिटिव को रियलाइज़ करिए, अपनी स्ट्रेंथ को रियलाइज़ करिए। स्ट्रेंथ को कभी भी अपने सर पर ना चढ़ने दें, बस उनको इतना रखें कि जब आपका मोराल डाउन है तो वो हमेशा आपको ऊपर लाएं, ना कि ज़्यादा ही ऊपर ले जाएं। और सर टाइमिंग जो रहती है, अपने आप हर जो एस्पिरेंट है उसकी अलग स्ट्रैटेजी रहती है। हर एस्पिरेंट अपने आप में यूनिक है, हर एस्पिरेंट की स्ट्रगल अपने आप में यूनिक है। कोई भी एस्पिरेंट की स्ट्रगल ज़्यादा नहीं है, किसी के कम नहीं है। हर एक आदमी अलग निश से उभरता है, जो बायो में टर्म यूज़ करते हैं सर। तो बस स्ट्रगल करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, अपने आप में फ़ेथ रखिए, अपने ऑलमाइटी पे फ़ेथ रखिए, जिस पे भी आपको भरोसा है। अपने पेरेंट्स पे यकीन रखिए कि वो कभी ना कभी आपकी मेहनत, उनकी दुआ सफल रहेगी। और अपने फ्रेंड्स को कभी ना भूलिए। सर मैं अपने 5 फ्रेंड्स का जिक्र करूँगा, 4 दोस्तों का जो मेरे कॉलेज में थे। सुनित, हेमशी, शिवानी और कशिश। सर ये हमारा ग्रुप था, काफ़ी इंटरेक्टिव थे हम, काफ़ी खुले थे और काफ़ी खुश हुए सर मेरे रिज़ल्ट पे। तो और सर मेरे टीचर्स भी थे, सबका नाम तो सर नहीं ले पाऊँगा, मगर जो जो याद आएगा कहीं कहीं तो सर ज़रूर उनका जिक्र करूँगा। और सर सबको मैं थैंक यू करता हूँ जो भी मेरी जर्नी का पार्ट थे। ये जर्नी अभी एंड तो नहीं है सर, अभी चलेगी सर थोड़ी देर आगे और, मगर सर फिर भी जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको तहे दिल से शुक्रिया। सुचित्रा शर्मा जी, हमारी तरफ से आपको फिर से एक बार मुबारकबाद और बेस्ट विशेस। सर आपका भी शुक्रिया, प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। ये थे सुचित्रा शर्मा जी और ये थी इनकी कहानी। अक्सर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, हमारे पास बहाने रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन इनकी जो कहानी है वो बिल्कुल साफ दर्शाती है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो सिर्फ इरादा जो है वो अटल होना चाहिए। तो अगर आपका इरादा अटल है और आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कामयाबी जो है वो ज़रूर आपकी मंजिल चूमेगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।